देखो मोहल्ले वालों, सुबह के 8 बज गए लेकिन हमारी बहू अभी भी कमरे से बाहर नहीं आई। हॉल में खड़े रहकर प्रिया की सास रेणुका जानबूझकर प्रिया के नाम का ढिंढोरा पीट रही थी। वैसे तो ये प्रिया की सास की आदत ही थी। क्या हुआ माँ जी, क्यों चिल्ला रही हो सुबह सुबह? मैं कमरे में थी, इसका मतलब ये नहीं कि मैं सो रही थी। ये ऑफिस जा रहे हैं तो उन्हें क्या चाहिए क्या नहीं ये देख रही थी। हाँ हाँ, तुम तो बस अपने पति के आगे पीछे ही मंडराती रहती हो। तुम्हें अपने सास ससुर की फिक्र का है। हमारी फिक्र तो मेरी बेटी किया करती थी। रात के 11-12 बजे तक पढ़ाई करने के बावजूद सिर्फ और सिर्फ मुझे सुबह 5 बजे चाय लगती है, इसलिए मेरी बेटी सुबह के 5 बजे उठा करती थी। मेरे लिए चाय बनाना, आंगन साफ करना और सिर्फ अपना ही नहीं, आस पड़ोस वालों का भी। इतने सारे काम मेरी बेटी सुबह उठकर किया करती थी। और तो और हमारे पड़ोस के बूढ़े अंकल आंटी को सुबह चाय नाश्ता बनाकर भी दिया करती थी। तुमसे एक काम ढंग से नहीं होता। 5 बजे छोड़ो, तुम तो 8 बज गए हो तो भी अपनी सास ससुर को चाय नहीं पिलाती। सच कहते हैं दुनिया वाले, बहू से कितना भी प्यार कर लो वो बेटी नहीं बन सकती। बेटी को ससुराल जाकर 2 साल बीत गए थे, लेकिन आज भी मेरी प्यारी ननद सोनम को मेरी सास हर सुबह अपने मायके ले ही आती है, कभी याद करके कभी तारीफ करके। अरे ओ सपनों की महारानी, कहाँ खो गई हो आप? नींद पूरी नहीं हुई क्या? नहीं माँ जी, मैं कुछ सोच रही थी। बनाती हूँ आपके लिए चाय। हाँ चाय पिला। वैसे मेरे सोनम होते तो अभी तक हमें नाश्ता भी मिल जाता, लेकिन अब जो है सो है, जैसा है वैसा ही तो चलाना पड़ेगा। जामनेर की घनी बस्ती में प्रिया का ससुराल था। अभी अभी कुछ महीनों पहले शहर की मॉडर्न प्रिया अपने बॉयफ्रेंड के साथ शादी करके शुक्ल परिवार की बहू बनकर जामनेर में रहने आई थी। वैसे तो प्रिया शहर की मॉडर्न पढ़ी लिखी लड़की थी, लेकिन हर कामकाज में निपुण थी। लेकिन प्रिया की सास रेणुका की गंदी आदत थी, वो हर बार अपनी बहू और बेटी में तुलना करती रहती थी। इसीलिए जब से प्रिया की शादी हुई थी तब से हर सुबह प्रिया के ससुराल का ऐसा ही हाल था। बेचारी प्रिया अपने ससुराल वालों का दिल जीतने की हर एक कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी सास हमेशा उसमें कमियां निकालती रहती थी। लेकिन फिर भी प्रिया अपनी सास की बातों को नजरअंदाज करके चुपचाप अपने काम किया करती थी। ऐसे ही एक दिन प्रिया अपने घर के रोज के काम खत्म करके घर के पंखे, खिड़कियां, दरवाजे साफ कर रही थी तभी। अरे ओ महारानी, क्या कर रही हो? ऐसे कोई खिड़कियां दरवाजे साफ करता है भला? अगर तुम्हें खिड़कियां दरवाजे साफ करना है तो सोनम से ट्यूशन क्लासेस ले ले। माँ जी, आपने कभी बताया नहीं, सोनम दीदी ने बच्चों की ट्यूशन क्लासेस लेना छोड़कर आजकल घर की साफ सफाई की ट्यूशन लेना शुरू कर दिया है क्या? और वैसे नाम क्या है उनकी ट्यूशन क्लासेस का? चुप कर। मेरी बेटी सोनम ऐसा झाड़ू और कपड़ा घुमाती थी कि पूरे घर की गंदगी चुटकियों में साफ कर देती थी। बस ऐसे एक हाथ से झाड़ू घुमाया नहीं कि सारे घर का कूड़ा कचरा गंदगी कूड़ेदान में चली जाती थी। लेकिन यहाँ देखो, पिछले 2-3 घंटों से दोनों हाथों से घर के काम चल रहे हैं, लेकिन अभी तक घर का एक कोना भी ठीक से साफ नहीं हुआ। जब मेरी बेटी सोनम थी ना यहाँ पर, तो ऐसा घर साफ रहता था हमारा मानो हर तरफ शीशा लगाया हो। अरे करम फूट गए हमारे, जो इतने अच्छे से कामकाज करने वाली बेटी हमारे घर से चली गई और उसके बदले में ये पढ़ी लिखी कामचोर बहू हमारे घर में आ गई। रेणुका अपनी बेटी के बारे में बहुत लंबी लंबी बातें किया करती थी। एक हाथ में झाड़ू घुमाकर पूरे घर की साफ सफाई करना सुनने में भी कितना अजीब लगता है, लेकिन फिर भी अपनी बेटी की तारीफों के पुल बांधना रेणुका की अब आदत हो गई थी। ऐसे ही एक दिन रेणुका अपनी बेटी सोनम से फोन पर बातें कर रही थी। क्या हाल है माँ? आप तो नई बहू में बिल्कुल मग्न हो गई हो, ना बेटी को फोन करती हो ना याद करती हो। कहीं भाभी ने आती मेरी जगह तो नहीं ले ली हमारे घर में? अरे तुम्हारी भाभी और तुम्हारी जगह लेगी वो तो इस जन्म में मुमकिन नहीं है बेटा। तुम्हारी भाभी सिर्फ दिखने में ही हीरोइन है, तुम्हारी तरह बिल्कुल काम नहीं करती। अब देखो 11:30 बज गए लेकिन अभी तक दोपहर का खाना खाया नहीं हम लोगों ने। प्रिया किचन में काम कर रही थी। रेणुका सोफे पर बैठकर जोर जोर से अपनी बेटी से बातें कर रही थी ताकि प्रिया सारी बात सुन सके। अरे माँ, 11:30 ही तो बजे अभी तक। वैसे हम लोगों ने भी खाना नहीं खाया। खाना क्या, अभी अभी तो बस हमारा नाश्ता हुआ है। अभी 12 बजे शुरू करूंगी, तब जाकर 1-2 बजे तक हम दोपहर का खाना खाएंगे। अरे धीरे बोलना, यहाँ मैं अपनी बहू को सुधारने के लिए तेरी तारीफों के पुल बांधे जा रही हूँ, और एक तू है कि इतनी जोर जोर से बोल के मेरे इतने दिनों की मेहनत पर पानी फेर रही है। और मैं जो कुछ भी कह रही हूँ उसके आगे सिर्फ जी माँ, हाँ माँ इतना ही कहना है, और इतना सच बोलने की कोई जरूरत ना है। थोड़ा बहुत झूठ बोल दे, तू कितने अच्छे से ससुराल संभाल रही है, ताकि तुझे देख देख कर तेरी भाभी भी सुधर जाए। आप ही ना माँ, क्या जरूरत है भाभी के सामने मेरी तारीफ करने की? अगर आप ऐसे ही हम दोनों में तुलना करती रही तो भाभी और ज्यादा बिगड़ जाएगी,
और जो काम करती है ना वो भी ठीक से नहीं करेगी। तुम मुझे ना ज्ञान मत सिखा, मैं तेरी माँ हूं, तू मेरी माँ नहीं है। बस जितना कह रही हूं उतना कर। जी माँ। देख बहू सोनम क्या कह रही है उनका दोपहर का खाना होकर वो लोग आराम कर रहे हैं। अरे सीख कुछ मेरी बेटी से। वो एक हाथ से रोटी बनाती है, एक हाथ से सब्जी, बिल्कुल फटाफट सारा काम खत्म करती है। तुम्हारी तरह धीरे धीरे काम करके सुबह की शाम नहीं कर देती। पता नहीं किस मुहूर्त पर तुम हमारे घर की बहू बनकर इस घर में आ गई। बिल्कुल काम चोर हो तुम। अब क्या करूं माँ जी, मुझसे जैसा काम होता है वैसा काम करती हूँ मैं। हाँ सब पता है, तुम मेरी बेटी जैसी कभी बन ही नहीं सकती। आता ही क्या है तुम्हें? 10 मिनट में मेरी सोनम 100-200 लोगों का खाना बना सकती है ना सोनम? माँ आप कुछ ज्यादा ही तारीफ कर रही हो मेरी। 100-200 क्या, मुझे तो ढंग से 10 लोगों का खाना बनाना भी नहीं आता। आप अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार रही हो। कल से भाभी सच में 100-200 लोगों का खाना बनाने लग जाएगी, तब आपको समझ में आएगा। पहले घर में 4 लोग हैं, उनका तो बना ले, फिर देखते हैं कैसे बनेगा 100-200 लोगों का खाना। चल छोड़ ये सारी बातें, 2-4 दिन यहाँ मायके में आ जा, हम दोनों मिलकर तुम्हारी भाभी को सारे काम ढंग से सिखा देंगे। मैं नहीं आने वाली, तुम दोनों सास बहू अपना अपना देख लो। अरे तुम्हारा भाई कुछ काम से गांव से बाहर जा रहा है, अच्छा मौका मिल रहा है तुम्हारी भाभी को सुधारने का। नहीं तो जब देखो तब वो अपनी बीवी के आगे पीछे करता रहता है। थोड़ा सा परेशान करते हैं उसकी बीवी को तो ऐसा चिढ़ जाता है। तू आजा बस, वैसे भी हम उसके सामने तुम्हारी तारीफ करेंगे तो वो भी तुम्हारी तरह काम करना सीख जाएगी। माना कि तुम्हें कुछ आता नहीं, लेकिन अब झूठ मूठ की तारीफ करने में मैं तो माहिर हूँ। बस तू मेरा साथ दे दे, फिर देख तुम्हारी ये शहर की मॉडर्न पढ़ी लिखी भाभी कैसे गांव की बहू बन जाती है। ठीक है माँ, आप कह रही है तो मैं आ जाती हूँ, लेकिन मैं अभी भी आपको ये कह रही हूँ कि जो कुछ भी आप कर रही है ना, जरा सोच समझ कर संभल कर कीजिए। भाभी कोई गांव की गवार लड़की नहीं है, बहुत होशियार है। होशियार और तुम्हारी भाभी, वो तो बस बाहर से देखने वालों को लगता है। सच कहूं तो इसे कोड़ी की भी अकल नहीं है। मैं तुम्हारी झूठ मूठ की तारीफ करती हूँ, लेकिन उसे ये भी समझ में नहीं आता। प्रिया को नीचा दिखाने के लिए अपनी बेटी की तारीफ करना अब रेणुका का रोज का हो गया था। एक दिन तो रेणुका ने हद ही कर दी। अरे बहू, इतने धीरे धीरे से कौन कपड़ों को प्रेस करता है? ऐसा करोगी तो 4 कपड़े प्रेस करते करते महीना बीत जाएगा। ठीक से करो, नहीं तो सोनम को वीडियो कॉल करूं क्या? एक बार देख लो वो कैसे कपड़ों को प्रेस करती है। बस ऐसे एक उंगली प्रेस के ऊपर घुमाती है और चुटकियों में सारे के सारे कपड़े प्रेस करके अलमारी में चले जाते हैं। जब से तुम इस घर में आई हो, सिर्फ कोई खास दिन रहा तो ही हमारे घर के मर्दों के कपड़े प्रेस होते हैं। नहीं तो जब मेरी सोनम यहाँ थी ना, तो ऐसा एक दिन भी नहीं था जिस दिन हमारे घर के मर्द बिना प्रेस कपड़े पहनते थे। अपनी बहन पर तो वरद इतना रौब झाड़ता था, लेकिन अपनी पत्नी के आगे भीगी बिल्ली बन जाता है। खैर मैं भी किसको मुंह लगा रही हूँ। माँ जी, एक उंगली से कपड़े कैसे प्रेस हो सकते हैं? क्या आप कुछ भी कहती हो? एक उंगली से कपड़े प्रेस करना नामुमकिन है। अब मुझे ऐसा लगने लगा है कि आप सोनम दीदी की हर बात मुझे बढ़ा चढ़ा कर बताती हो। क्या मतलब है बहू तुम्हारा? मैं झूठ बोल रही हूँ? मैं झूठी हूँ? हाय हाय, देखो मोहल्ले वालों, मेरी बहू मुझे झूठी कह रही है। क्या दिन आ गए। अरे माँ जी, मैंने ऐसा कब कहा? आप तो अपने मन से कहानियां बना रही हो। और मोहल्ले वालों को क्यों बुला लेती हो बात बात पर? वो थोड़ी ना हमारे घर के कपड़े प्रेस करने वाले हैं। उन्हें हमारे घर के कपड़ों से क्या? क्या लड़की है, बहस करने का एक मौका नहीं छोड़ती। एक ये है जो बेमतलब की 17 बातें करती रहती है, और एक मेरी सोनम थी जो हफ्ते में 4 दिन मौन व्रत धारण करती थी। खैर अब ये सारे काम छोड़ो और मेरे साथ सब्जी मार्केट चलो। मैं तुम्हें सब्जी कैसे खरीदते हैं वो सिखाती हूँ। बाहर एक रिक्शा नहीं मिलती, अपनी स्कूटी निकालो। जी माँ जी, अभी निकालती हूँ। प्रिया प्रेस का बटन बंद करती है, कपड़े कमरे में रखती है, अपनी स्कूटी निकालती है और दोनों सास बहू सब्जी मार्केट की ओर चल पड़ते हैं। थोड़ा आगे जाने के बाद रेणुका प्रिया से कहती है, ये किस तरह की स्कूटी चला रही हो बहू तुम? ऐसा लग रहा है जैसे घोड़ा गाड़ी चला रही हो। थोड़ी तेज चलाओ। मेरी सोनम तो बिना हैंडल पकड़े ही तेज स्कूटी चलाती थी। ऐसे घर से निकले नहीं, कैसे सब्जी मार्केट पहुंच जाते थे हम। तुम्हें घरेलू काम उसकी तरह समझ में नहीं आते, मैं समझ सकती हूँ, लेकिन कम से कम स्कूटी चलानी तो आनी चाहिए। वरद कह रहा था तुम कॉलेज स्कूटी से आती थी, लेकिन लगता है तुम किसी के पीछे बैठ कर आती होगी, या फिर वो तुम्हारे प्यार में अंधा था, इसलिए उसे लग रहा होगा कि स्कूटी तुम चलाती हो। जी माँ जी। अजीब लड़की है, इसे कुछ भी कहो तो जी माँ जी, हाँ माँ जी कहते रहती है। अब रेणुका के तानों की प्रिया को इतनी आदत हो गई थी कि अब प्रिया रेणुका की बातों तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देती थी।
अब तो रेणुका ने प्रिया को काम सिखाने के लिए सोनम को भी घर बुला लिया था और दोनों मिलकर प्रिया के हर एक काम में गलतियां निकाल रही थी और रेणुका बस हर बात पर सोनम की तारीफ किए जा रही थी। माँ, अगर आप भाभी को ऐसे ही परेशान करती रही ना तो वो घर छोड़कर भाग जाएगी। बस भी करो ना, भाभी सारे काम ठीक ही करती है, ठीक है, मुझसे अच्छे करती है। अरे धीरे बोल बेवकूफ लड़की, अपनी बहू को सुधारने के लिए तेरी तारीफ किए जा रही हूँ और एक तू है कि मेरे इतने दिनों की मेहनत पर पानी फेर रही है। झूठ मूठ तू भी उससे कह दे, तू कितने अच्छे से घर संभालती थी जब अपने मायके में थी और अब अपना ससुराल भी कितने अच्छे से संभाल रही है। श्रीमती जी, बहू सुबह से काम कर रही है, अब तो कह दो कि उसने सब कुछ सही किया है। अगर वरद को पता चला कि आप उसे परेशान कर रही है तो वो अपनी पत्नी को लेकर शहर चला जाएगा, फिर बैठ में अकेले घर के सारे काम करता है। आप ना चुप रहिए, आपको कुछ समझ में नहीं आता। मैं जो कर रही हूँ अपने घर के भले के लिए कर रही हूँ। तो कौन सा भला? एक हाथ से प्रेस, एक हाथ से रोटी, एक हाथ से सब्जी कौन करता है? तुम्हारी बेटी को तो 2 हाथ से भी काम नहीं आता ठीक से, और तुम उसकी बेवजह तारीफ किए जा रही हो। आज तक आपको मेरी कोई भी बात सही लगी है जो ये लगने वाली है? लेकिन मैं आपको कह रही हूँ, बहू और मेरे बीच में मत आइए। रेणुका खुद तो प्रिया को परेशान किए जा रही थी और सोनम को भी परेशान करने के लिए मजबूर कर रही थी। ऐसे तैसे 2 दिन निकल गए। प्रिया के काम में गलतियां निकालने के लिए और खुद की तारीफ करने के लिए रेणुका ने सोनम को एक बड़ा नेकलेस दिया था। 2 दिन बाद अपने काम का मुंह बदला लेकर सोनम अपने ससुराल चली गई, लेकिन यहाँ रेणुका के घर में जो कुछ भी हो रहा था वो देखने लायक था। अगले दिन सुबह सुबह, बहू ये क्या कर रही हो? इतना बड़ा पतीला गैस पर क्यों रखा है? अरे माँ जी, आप ही ने तो कहा था सोनम दीदी ये करती है, सोनम दीदी ये ऐसे करती है, तो बस अब मैं अपनी प्यारी ननद के सारे गुण अपना रही हूँ ताकि इस घर में सोनम दीदी की कमी बिल्कुल महसूस ना हो। अरे वो सब ठीक है, लेकिन ये इतना बड़ा पतीला गैस पर क्यों रखा है वो तो बता। आप कहती हो ना, जब सोनम दीदी यहाँ रहती थी तब वो सिर्फ अपना ही नहीं आस पड़ोस वालों का भी आंगन साफ करती थी, तो आज मैं पूरे मोहल्ले की साफ सफाई कर रही हूँ, सुबह से उठकर कर रही हूँ। और हमारी सोनम दीदी तो सिर्फ पड़ोस वाले बूढ़े अंकल आंटी के लिए चाय बनाती थी, मैं तो आज पूरे मोहल्ले को चाय पिलाने वाली हूँ। और आज क्यों, रोज पिलाऊंगी। आप बस वो ज्यादा चाय पाउडर, दूध और शक्कर का इंतजाम करके रखना। अरे बहू लेकिन। माँ जी, आप ये लेकिन छोड़िए ना, अब बस मैंने ठान लिया है, चाहे जो हो जाए मैं आपको सोनम दीदी बनकर दिखाऊंगी, हर काम बिल्कुल उनके जैसे ही करूंगी। हे भगवान, अब ये लड़की पूरे मोहल्ले को रोज चाय पिलाएगी तो रोज का कितना खर्चा बढ़ जाएगा। और अगर ये इसी तरह हर रोज पूरा मोहल्ला साफ करती रही तो मोहल्ले वाले कहेंगे रेणुका की बहू पगला गई है, और ये बात वरद तक पहुंच गई तो फिर मेरी खैर नहीं। बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी मेरी, जो इससे कहा कि मेरी सोनम पड़ोस के बूढ़े अंकल आंटी को चाय पिलाती है। प्रिया की बदलती हुई हरकतें देखकर रेणुका अपने माथे पर हाथ मार लेती है, लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। असली मजा तो डाइनिंग टेबल पर आता है, जब प्रिया ने बनाई हुई रोटियां देखकर रेणुका रोटियों को देखती ही रह जाती है। बहू ये क्या है? ये रोटियां कम और हिंदुस्तान का नक्शा ज्यादा लग रही है। ऐसी रोटियां कौन बनाता है? अरे माँ जी, आज मेरा पहला दिन है ना, तो थोड़ी सी गलती होगी, 2-4 दिनों में ठीक से सीख जाऊंगी एक हाथ से रोटियां बनाना। आपकी कसम माँ जी, मैं बिल्कुल दूसरा हाथ नहीं लगा रही थी, सिर्फ और सिर्फ एक हाथ से ही रोटियां बनाई है मैंने, और सब्जी भी सिर्फ एक हाथ से बनाई है। पापा जी जरा चख के बताइए ना सब्जी कैसी बनी है। बेटी, ये रोटियां देखकर सब्जी को हाथ लगाने का मन ही नहीं कर रहा। अरे क्या जरूरत है तुम्हें एक हाथ से रोटियां बनाने की? आज जो हुआ सो हुआ, कल से दोनों हाथ से ही खाना बनाना। नहीं पापा जी, चाहे 2 दिन लगे, महीना लगे या 4 महीने, लेकिन मैं एक हाथ से रोटियां बनाना सीख जाऊंगी, बिल्कुल सोनम दीदी जैसे। अरे बहू लेकिन। माँ जी, आप ये लेकिन छोड़िए ना, बस देखते जाइए मैं सारे काम कैसे फटाफट और चुटकी बजाकर करती हूँ। और हाँ, आज मैं एक उंगली से कपड़े प्रेस करने वाली हूँ, बिल्कुल सोनम दीदी जैसे। सुबह से दोपहर हो गई थी। प्रिया की हरकतों ने रेणुका के नाक में दम कर दिया था, लेकिन कोई कर भी क्या सकता था। रेणुका ही तो चाहती थी कि जो झूठ मूठ की कहानी रेणुका ने प्रिया को सुनाई है, प्रिया बिल्कुल वैसी बन जाए। थोड़ी देर रेणुका अपने कमरे में आराम करने जाती है, लेकिन उसे हॉल में कुछ जलने की गंध आती है। रेणुका हॉल में जाती है तो देखती है प्रिया सिर्फ एक उंगली लगाकर कपड़े प्रेस कर रही थी, और रेणुका जोर से चिल्लाती है, बहू ये मेरे मायके की साड़ी है, मेरे भैया ने मुझे कितने प्यार से दिलाई है, इसमें से कुछ साड़ियां तो मेरी माँ की भी है, तूने तो सारी साड़ियों का सत्यानाश कर दिया, मेरी सारी साड़ियां जला दी। अरे एक हाथ से प्रेस कौन करता है भला कपड़े? ये क्या बात हुई माँ जी, हमारी सोनम दीदी करती है ना, और आपकी 2-4 साड़ियां जल गई तो क्या हुआ, आपके भैया आपको और दिला देंगे।
वो क्या है ना, मुझे एक उंगली से ठीक से कपड़े प्रेस करना नहीं आता, लेकिन अब मैं थोड़ा थोड़ा सीख रही हूँ, तो 2-4 दिन सबके कपड़े थोड़े थोड़े जल जाएंगे, लेकिन कुछ दिनों बाद एक उंगली से भी सही से कपड़े प्रेस होंगे। कितना मजा आएगा ना, पूरे मोहल्ले में बताओगी मेरी बहू बिल्कुल मेरी सोनम बेटी की तरह एक उंगली से कपड़े प्रेस करती है। भगवान, मैं अपना दुखड़ा किसको सुनाऊं? पता नहीं किस मुहूर्त पर मैंने इस लड़की को कह दिया मेरी सोनम ये करती है, मेरी सोनम वो करती है। इससे तो हर चीज का सत्यानाश करना शुरू कर दिया है। पहले पूरे मोहल्ले के लिए बेवजह चाय बनाई, फिर सुकून से जो रोटी खाते हैं वो खराब करती, और अब मेरी ये महंगी महंगी साड़ी है। पता नहीं इसकी ये सोनम जैसे बनने की कोशिश मेरे घर का और क्या हाल बनाएगी। अब मेरी सोनम ही इस समस्या का कुछ हल निकालेगी। खुद से बड़बड़ाते हुए रेणुका अपनी बेटी सोनम को फोन घुमाती है और प्रिया की सारी हरकतें बताती है। मैम, मैंने आपको पहले ही बताया था, ये झूठ मूठ की तारीफ करके मेरे बारे में बढ़ा चढ़ा कर भाभी को बताने से आप अपनी पैर पर कुल्हाड़ी मार रही हो। तब आपने मेरा कुछ सुना ही नहीं। अब यह सास बहू के बीच का मामला है और जो कुछ भी हुआ है वो आपकी वजह से हुआ है, इसलिए अब ये सब कुछ आप ही ठीक कीजिए। हे भगवान, अब तो मेरी बेटी ने भी मेरा साथ छोड़ दिया। अब आप ही कुछ मुझे बुद्धि दीजिए ये सब कुछ ठीक करने के लिए। अरे राजेश आजा, बैठ लस्सी पिला, बड़ी बढ़िया मलाईदार लस्सी है। रहने दे यार, ये देसी चीजें अब मुझे नहीं भाती। दिन रात यही खेत देखना, यही लस्सी, गोबर की बदबू, मैं तो ऊब गया इन सब से। मुझे नहीं अच्छा लगता अब ये सब। तुझे गांव अच्छा नहीं लगता, गांव की लस्सी नहीं भाती, तो फिर तुझे भाता क्या है? मुझे भाता है शहर। मेरी बीवी वहाँ 5 साल से नौकरी कर रही है। उसने वादा किया है जल्दी ही मुझे भी बुला लेगी, फिर मैं भी शहर जाऊंगा, लाखों कमाऊंगा, बड़ी गाड़ी में घूमूंगा। वाह भी वाह, तो फिर हम गांव वालों से रिश्ता तोड़ देगा क्या? भूल जाएगा अपने यारों को? हाँ, मैं तो वापस गांव कभी नहीं आऊंगा। अरे यहाँ पड़े रहकर क्या मिलेगा? यही कीचड़ मिट्टी, खाने में वही तोरी वही लौकी। वहां शहर में देखना, मेरी बीवी पिज्जा बर्गर बनाकर खिलाएगी मुझे। मेरी मान राजेश, तो शहर के सपने देखना बंद कर दे। शहर में रोटी कमाना इतना भी आसान नहीं है। 5 साल से तो बस यही सपने देख के जा रहा है और पूरे गांव में बस यही कहता है मुझे शहर जाना है। अरे तुम्हें कोई शहर में बुलाने वाला नहीं ना, इसलिए तुम ऐसी बातें कर रहे हो। जलते हो मुझसे। मेरी बीवी तो मुझे जल्दी ही शहर बुला लेगी, देखना। अच्छा, तो तू अब बड़ा शहरिया बाबू हो गया। हाँ, तो मैं गांव में नहीं अटकने वाला, वहां चला जाऊंगा, देखना। तुम सबकी आंखें फटी की फटी रह जाएगी। हाँ भाई, हमें भी इंतजार है उस दिन का जब तू सूट बूट पहनकर शहर जाएगा और हम सब तेरी विदाई में बैंड बाजा बजाएंगे। पर तेरी बीवी तुझे बुलाए तो सही। उड़ाते रहो मजाक, लेकिन याद रखना, राजेश नाम है मेरा। एक दिन जरूर शहर जाऊंगा और तब तुम्हें दिखाऊंगा कि असली जिंदगी क्या होती है। इतना कहकर राजेश गुस्से में उठ खड़ा हुआ और अपने घर की तरफ बढ़ गया। पीछे से दोस्त अभी भी हंसते हंसते उसका मजाक उड़ाते रहे। राजेश अपने घर पहुंचा तो गायत्री देवी ने कहा, अरे बेटा, आ गया तू? इतनी देर कहाँ लगा दी तूने? हम सब कब से तेरा खाने पे इंतजार कर रहे हैं। अब माँ, इस गांव की कच्ची पगडंडी में मैं पैदल चलकर आ रहा हूँ तो टाइम तो लग ही जाता है खेत से आने में। यहाँ शहर की तरह ऑटो या रिक्शा कहाँ चलता है? अरे जब देखो तू बस शहर की बातें करता रहता है। पता नहीं मैंने कौन सी मनहूस घड़ी में तेरी शादी उस रिया से करवा दी। पढ़ी लिखी थी तो खुद तो शहर चली गई और तुझे भी सपने दिखाकर पागल बना गई। माँ, ऐसा मत बोलो। बल्कि रिया से शादी करके आपने मुझे नई जिंदगी दी है, और वो शहर इसलिए गई है ताकि बाद में मुझे भी बुला सके और हम दोनों एक अच्छी लाइफ जी सके। अरे मेरे भोलू राम, तुझे पता नहीं ये लड़कियां कितनी तेज होती हैं। भैया, मैं इतना भी बोला नहीं हूँ कि कुछ समझता नहीं हूँ। मुझे पता है मेरी रिया का प्रेम सच्चा है। वो मुझे जरूर बुला लेगी। परसों ही उसने मुझे कहा वो मुझे लाख रुपए की नौकरी लगवाएगी थोड़े टाइम बाद। ओहो, तो वो वहां से भी तुझे उल्टे सीधे सपने दिखाती है। तुझे अभी भी समझ में नहीं आया। चल कोई बात नहीं। तभी उर्मिला ने आवाज दी, मैंने खाना लगा दिया है, सब कोई बैठकर खाना खा लीजिए। उर्मिला की आवाज सुनकर सभी खाना खाने चले गए। उर्मिला ने सबके लिए थाली लगा दी थी और अब सभी खाना खाने बैठ गए। क्या हुआ राजेश भैया, आप खाना नहीं खा रहे हैं? खाइए ना। आपकी दाल में 2 चम्मच घी और डाल दूं क्या? आजकल आप काफी कमजोर होते जा रहे हैं। हाँ राजेश, मैं भी देख रहा हूँ कुछ दुबला हो गया है तू। अरे खाना पीना तो अच्छे से खाया कर। देख तेरी भाभी ने कितनी अच्छी सब्जी बनाई है। भाभी ने जो खाना बनाया वो मेरी पसंद का थोड़ी ना है।
वो आपकी बीवी है तो आपकी पसंद का खाना बनाएगी। राजेश, ऐसे क्यों बोल रहा है? उर्मिला ने कभी तुझे छोटे भाई से कम नहीं समझा। रहने दो माँ, ये सब कहने की बात है। आज मेरी बीवी भी होती यहाँ तो मेरे लिए मेरी पसंद का खाना बनाती। अरे राजेश भैया, पर ये भिंडी की सब्जी तो आप बड़े ही शौक से खाते थे शादी से पहले। अब पता नहीं धीरे धीरे आपको क्या हो गया है। हाँ देख, खेत से ताजा तोड़कर लाई हुई सब्जी बनाई है, इसका तो स्वाद ही अलग होता है। अब मैं ऊब चुका हूँ इन सब चीजों से। पता नहीं आप लोगों को कैसे अच्छी लगती है ये सब। अब तो मैं जल्दी शहर चला जाऊंगा और वहां शहरी रोटियां खाऊंगा। शहर शहर करके पागल हो गया राजेश। अरे तू जैसा सोच रहा है शहर बिल्कुल भी वैसा नहीं है, पर तुझे तो एक ही धुन सवार है। हाँ तो मेरी बीवी बुलाएगी मुझे वहां पर, फिर मैं वहां नौकरी करूंगा और आराम की जिंदगी जीऊंगा। मुझे नहीं खाना ये खाना। ऐसा कहकर राजेश उठकर अपने कमरे में चला गया। तभी गायत्री ने माथे पर हाथ रखकर कहा, हे भगवान, ये राजेश कैसा बावरा हो गया है। इसका आखिर करे तो क्या करे? अगर इसका यही हाल रहा तो कुछ दिन बाद गांव वाले कहेंगे कि बीवी के जाने की वजह से ये राजेश पगला गया है। हाँ माँ, मैं भी देख रहा हूँ। सच कहूँ तो अब मुझे अपने छोटे भाई की बहुत चिंता होने लगी है। पहले तो राजेश भैया सबके साथ बैठकर हंसते थे, बोलते थे। अब तो किसी से ढंग से बात भी नहीं करते, बस कहते हैं मेरी बीवी बुलाएगी, मेरी बीवी बुलाएगी। अरे कल तो माँ तुमने सुना ही होगा, गांव के मुखिया जी बता रहे थे कि राजेश चौपाल पर क्या कह रहा था। बोला, मैं तो अब गांव का खाना खाता ही नहीं, मेरी बीवी पिज्जा बर्गर खिलाएगी। और ये सुनकर ना पूरा चौपाल हंस रहा था। हे भगवान, हमारी इज्जत भी ले डूबेगा। प्रेम, कुछ तो करना पड़ेगा। 5 साल हो गए रिया को शहर गए हुए, ना कोई चिट्ठी ना कोई खैर खबर। कभी कभी राजेश फोन कर लेता है तो 2-4 मिनट बात कर लेती है, वरना हमसे तो कभी पूछती भी नहीं। हाँ माँ जी, आप सच कह रही हो। रिया ने तो कभी भी ढंग से बात नहीं की। ऐसे में वो राजेश भैया को क्या बुलाएगी? यही तो बात है माँ, राजेश सपनों में जी रहा है और असलियत देखना ही नहीं चाहता। अब अगर हमने इसे रोका तो और बिगड़ जाएगा, लेकिन अगर खुद उसकी आंखों से पर्दा हटेगा तब शायद इसे समझ में आए। तो क्या सोच रहे हो प्रेम? मैं सोच रहा हूँ राजेश को अपने साथ शहर ले जाऊं। वैसे भी मुझे काम से जाना है, वहां जाकर इसकी रिया से मुलाकात करवा दूं। अगर रिया ने इसे अपनाया तो ठीक है, नहीं तो कम से कम सच तो सामने आएगा। हाँ जी, यही सही रहेगा, वरना राजेश भैया तो दिन ब दिन और बावरा होते जाएंगे। पर बेटा, अगर वहां जाकर रिया ने इसे कुछ कहा तो? माँ फिर तो अच्छा ही होगा, जितनी जल्दी सच सामने आया उतना बेहतर, वरना राजेश पूरे गांव में मजाक बनता रहेगा। ठीक है बेटा, मुझे भी अब यही सही लगता है, ले जा इसे शहर। ये तय करके प्रेम राजेश के कमरे में पहुंचा। राजेश खिड़की के पास बैठा शहर की तस्वीरों वाला एक पुराना कैलेंडर देख रहा था। क्या राजेश, अभी से ख्वाबों में शहर घूम रहे हो? हाँ भैया, देखो ना, ये ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स, बड़ी बड़ी गाड़ियां, चमचमाती सड़कें। रिया भी यहीं रहती होगी ना? मैं भी जल्दी उसके साथ इन ऊंची बिल्डिंग में रहूंगा। अच्छा, तो तेरा इतना मन है शहर जाने का? हाँ भैया, अब मुझे शहर जाना ही है। मेरा बहुत मन है, मुझे नहीं रहना यहाँ गांव में गंवारों के साथ। अच्छा फिर ठीक है, चल मैं तुझे शहर ले चलता हूँ। वैसे भी मुझे कुछ काम से जाना है, तो मेरे साथ चल और वहां रिया से भी मिल लेना, और अगर वो कहती है तो वहीं रह जाना, नौकरी भी ढूंढ लेना। सच भैया, आप मुझे शहर ले चलोगे? हाँ भाई हाँ, चल अब जल्दी जल्दी सामान बांध लो, हम आज ही शहर के लिए निकलेंगे। मैं 2 दिन शहर में ही रहने वाला हूँ। ठीक है भैया, 2 दिन बाद आप अपने गांव लौट आइएगा, मैं तो वहीं रहूंगा। मेरी रिया मुझे लाखों की नौकरी भी दिलवाएगी। देखना, मेरे दिन अब बदलने वाले हैं। ठीक है भाई, चल अब जल्दी से तैयारी कर ले, हम थोड़ी देर में निकल रहे हैं। मैंने ट्रेन की टिकट्स भी बनवाने को कह दी थी बोले से। राजेश की खुशी का ठिकाना न रहा, वो मन ही मन सोच रहा था, आखिरकार मेरा सपना पूरा होने वाला है। अब मैं भी गांव से निकलकर शहर की रोटियां खाने वाला हूँ। सबको दिखाऊंगा शहर की जिंदगी क्या होती है। राजेश सूट बूट लगाकर बिल्कुल तैयार हो गया और कमरे से बाहर आया। तभी उर्मिला ने हंसते हुए उसे देखकर कहा, अरे राजेश भैया, ये क्या पहन लिया? ट्रेन में जाने के लिए कोई ऐसे कपड़े पहनता है क्या? अरे आपको क्या पता भाभी, शहर में ऐसे ही कपड़े पहनते हैं, इसीलिए तो मैंने शहरी कपड़े पहने हैं। भाई मैं भी शहर गई हूँ, पर ऐसे अतरंगी कपड़े तो मैंने नहीं देखे। इसमें आप बिल्कुल जोकर लग रहे हैं। भाभी, बड़े बड़े सब लोग ऐसे ही कपड़े पहनते हैं, आपने कभी देखा नहीं होगा ना, इसलिए आपको अतरंगी लग रहे हैं। मैं तो इन्हीं कपड़ों में शहर जाऊंगा। अच्छा बाबा, आपकी जैसी मर्जी हो वैसे जाइए, मुझे क्या। आप जल्दी से बाहर जाइए, आपके भैया आपका इंतजार कर रहे हैं।
अब राजेश ने गायत्री देवी के पैर छुए और प्रेम के साथ निकल गया। लंबा सफर तय करने के बाद आखिरकार ट्रेन शहर के स्टेशन पर आकर राजेश के चेहरे पर चमक थी और रिया से मिलने की खुशी। स्टेशन से बाहर निकलते ही भीड़, ट्रैफिक का शोर और गाड़ियों की रफ्तार देखकर राजेश की आंखें चौंधिया गई। भैया देखो तो सही, क्या बात है शहर की। ऊंची ऊंची बिल्डिंग है, चमचमाती गाड़ियां, यहाँ तो हर कोई स्टाइल में घूम रहा है। सच कहूँ तो अब लग रहा है कि मैं असली दुनिया में आ गया हूँ। हाँ भाई हाँ, शहर की यही तो पहचान है। अच्छा, तूने रिया को बता दिया था ना हम आने वाले हैं? वो आई नहीं हमें लेने? भैया मैंने उसे बताया और वो तो इतनी खुश थी कि कुछ बोल ही नहीं पाई। मेरी रिया यहीं कहीं होगी, जैसे ही मुझे देखेगी दौड़ कर गले लगा लेगी। रुकिए फोन करता हूँ। हाँ भाई हाँ, फोन करके देख आखिर कहाँ है रिया। राजेश ने मोबाइल निकाला और रिया का नंबर डायल किया, पर रिया ने फोन नहीं उठाया। अरे ये फोन क्यों नहीं उठा रही? जरूर ऑफिस में होगी या फिर शायद काम में फंसी होगी। कितनी बार मिला लिया नंबर राजेश, अगर कोई बार बार फोन करने पर भी फोन न उठाया तो समझना चाहिए कि कुछ गड़बड़ है। अरे नहीं भैया, ऐसा कुछ नहीं है। रिया मुझे बहुत प्यार करती है, बस अभी बिजी होगी। अच्छा, फोन नहीं उठा रही है, पर तेरे पास रिया का एड्रेस है ना? हम सीधा उसके घर पर ही चलते हैं। हाँ हाँ भैया बिल्कुल, मेरे पास रिया का पूरा एड्रेस है, वहीं चलते हैं। जब मैं अचानक उसके सामने खड़ा होऊंगा ना, उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। चल फिर सीधे वहीं चलते हैं। अब देखते हैं रिया खुश होती है या फिर शौक। राजेश और प्रेम एक ऑटो में बैठकर सीधे रिया के घर निकल पड़े। राजेश के चेहरे पर सपनों जैसी चमक थी, जबकि प्रेम की आंखों में गहरी चिंता छिपी थी। थोड़ी ही देर बाद राजेश और प्रेम रिया के घर पहुंचे और डोरबेल बजाई। रिया ने दरवाजा खोला। राजेश और प्रेम को देखकर शॉक हो गई। राजेश, प्रेम भैया, आप लोग यहाँ तक पहुंच भी गए? क्यों, तुम्हें अच्छा नहीं लगा क्या? तुम्हें राजेश ने बताया तो था कि हम आ रहे हैं। अब हाँ बताया था, मैं आपको लेने नहीं आ पाई। एक्चुअली ना मैं थोड़ा बिजी थी। अरे हाँ मैं समझ सकता हूँ, काम का प्रेशर होता है। हम 5 साल बाद मिले हैं। अंदर नहीं बुलाओगी? अब जी आइए, अंदर आइए, बैठिए। रिया तुम तो शहर आकर बहुत बदल गई हो। कितने अलग कपड़े पहने हैं तुमने, एकदम स्टाइल में रहती हो। अच्छी लग रही हो। अब मैं भी तुम्हारे साथ रहते रहते धीरे धीरे ये सब सीख जाऊंगा। मेरे साथ मतलब? आपका यहीं रहने का इरादा है क्या अब राजेश? अरे हाँ, अब और नहीं रहा जाता तुम्हारे बिना। तुम भी तो मुझे बहुत याद करती होगी ना। अब मैं यहीं तुम्हारे पास रहूंगा। तुम मेरे लिए ना कोई अच्छा सा काम ढूंढ देना। ओह माय गॉड राजेश, मैंने आपको बुलाया ही नहीं था अभी। आप यहाँ क्या काम करेंगे? रिया तुम्हारा पति है, वो तुम्हारे साथ ही रहेगा ना। रही बात काम की तो कोई नौकरी इसके लिए भी ढूंढ देना। अगर नौकरी नहीं मिली तो कोई छोटा मोटा बिजनेस कर लेगा। देखिए अभी मैं ये सब बातें नहीं कर सकती, मुझे ऑफिस जाना है, लेट हो रहा है। शाम को बात करेंगे इस बारे में। हाँ, मुझे भी शहर में कुछ काम है, मैं भी जाता हूँ, काम खत्म कर लेता हूँ, शाम को मिलते हैं। हाँ हाँ, आप लोग दोनों आराम से अपना काम खत्म करके आइए। मैं तो यही हूँ, घर में आराम करूंगा। ओके फाइन, आप यहाँ रुकिए और जो खाना है बना लीजिएगा। बाय। और प्लीज ये जोकर जैसे कपड़े चेंज कर लीजिए, यहाँ सोसाइटी में मेरी इज्जत है। ऐसा कहकर रिया चली गई। रिया के जाने के बाद प्रेम ने राजेश से कहा, अरे राजेश, ये रिया ने न पानी पूछा न चाय, बस हमारे आते ही निकल गई। हाँ भैया ये बात तो है, पर उसे कोई काम की जल्दी होगी इसीलिए चली गई होगी। ये तो अपना ही घर है, चाय पानी लेकर पी लेंगे। हाँ भाई, तू ही पी ले बनाकर चाय पानी, मैं तो बाहर जा रहा हूँ, शाम को आऊंगा। आज रात यहीं रुककर कल गांव के लिए निकल जाऊंगा। मुझे तो मेरा गांव बहुत प्यारा है। मुझे तो गांव बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। देखो ना यहाँ कितने अच्छे घर है, यहाँ गोबर की बदबू भी नहीं है, और यहाँ मेरी रिया है। हाँ बेटा, अभी तो तुझे गांव का सब कुछ बुरा ही लगेगा। चलो कोई बात नहीं, अब मैं जाता हूँ, शाम को मिलूंगा। ऐसा कहकर प्रेम भी चला गया। अब राजेश रिया के घर में अकेला था। पूरा घर देखने के बाद अब राजेश ने फ्रिज में रखी पेस्ट्री निकाली और खाई और फिर चैन से सो गया। शाम को प्रेम अपने काम से लौटकर बैठा ही था कि रिया किसी लड़की के साथ घर पर आई। अरे रिया तुम आ गई। अरे ये कौन है तुम्हारे साथ? ये मेरे ऑफिस का फ्रेंड है अरमान, हम दोनों साथ में काम करते हैं और मेरे साथ यही रहता है। हो अच्छा, नमस्ते भाई साहब, मैं राजेश, रिया का पति। जी नमस्ते। अरे राजेश, ये अरमान रिया के साथ यहाँ इसी फ्लैट में रहता है क्या? तुम्हें जरा भी प्रॉब्लम नहीं है? तुमने कोई सवाल नहीं पूछा?
हाँ भैया, क्योंकि मुझे पता है मेरी रिया कुछ गलत कर ही नहीं सकती। अरे इस बेचारे के पास रहने के लिए जगह नहीं होगी तो रिया ने उसे अपने यहाँ रख लिया होगा। रिया, ये तो तुम्हारे प्यार में पागल हो गया है, तुमसे कुछ पूछेगा नहीं। क्या तुम हमें बताना पसंद करोगी कि अचानक ये फ्रेंड यहाँ क्यों? भैया असल में मुझे राजेश से कुछ बात करनी है, मैं भी अब सब बताना चाहती हूँ। अरे बोलो ना, मुझे भी तो सुनना है। 5 साल बाद मिले हैं तो बहुत सारी बातें करेंगे। राजेश की बात पर अब रिया ने कुछ नहीं कहा। उसने चुपचाप एक बैग से पेपर निकाला और राजेश के सामने रख दिया। ये लीजिए, इन पर साइन कर दीजिए। ये क्या है? किस चीज के पेपर है? अरे राजेश, ये तो डिवोर्स के पेपर है। डिवोर्स? ये मजाक है ना? इतने साल बाद जब हम मिले तो तुम ये कागज लेकर खड़ी हो। क्या हुआ तुम्हें? तुम मेरे साथ प्रैंक कर रही हो ना? ये मजाक नहीं है राजेश, मुझे सच में आपसे डिवोर्स चाहिए। पर क्यों? अगर तुम्हें अलग होना ही था तो पहले बता देती। 5 साल से मेरे भाई को सपनों में क्यों उलझाए रखा? मैंने कोई सपने नहीं दिखाए भैया, मैंने अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जी है। और सच यही कि मैं राजेश के साथ नहीं रह सकती। मैंने तो इन 5 सालों में इन्हें एक बार भी फोन नहीं किया, यही बार बार मुझे कॉल किया करते थे। क्यों रिया? मैं गंवार हूं? सिर्फ इसलिए तुम मेरे साथ नहीं रह सकते कि मैं गांव का हूं? हाँ राजेश, यही सच है, तुम गंवार हो। मैं शहर में पढ़ी लिखी हूँ, अच्छी नौकरी करती हूँ। मुझे एक ऐसा पार्टनर चाहिए जो मेरे लेवल का हो, न कि कोई जो गांव से सिर्फ सपने लेकर आया हो। रिया, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मुझे पैसों से लेवल से कोई मतलब नहीं है। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। सिर्फ प्यार ही काफी नहीं होता राजेश, और सच कहूँ तो मैं अरमान से प्यार करती हूँ। हम दोनों शादी करना चाहते हैं। राजेश जी, मैं जानता हूँ ये सुनना आपके लिए आसान नहीं है, लेकिन रिया और मेरी जिंदगी का फैसला यही है। तो मतलब 5 साल से मैं बेवकूफ बनता रहा, गांव वालों से लड़ता रहा, भाभी के हाथ के खाने की बुराई करता रहा, बस इस उम्मीद में कि रिया एक दिन मुझे बुलाएगी और तू यहाँ किसी और की होगी। राजेश, अब जब रिया तेरे साथ नहीं रहना चाहती तो तू भी इस रिश्ते को जबरदस्ती मत निभा। साइन कर दे और इसे आजाद कर। प्रेम के कहने पर राजेश ने पेपर्स पर साइन कर दी। रिया ने राजेश के हाथ से पेपर लेते हुए कहा, थैंक यू, अब सब आसान हो जाएगा। वैसे खाना खाकर ही जाना, आखिरी बार साथ बैठकर डिनर कर लेते हैं। अब खाने की कोई जरूरत नहीं है, मेरा पेट तो तुम्हारे इस धोखे से ही भर गया। ये कहकर राजेश उठकर बाहर निकल गया। प्रेम भी बैग उठाकर उसके पीछे चल देता है। बाहर आकर प्रेम राजेश से कहता है, राजेश, ऐसे उदास क्यों होता है भाई? चल अपने गांव चलते हैं, अब अपना घर बसा। भैया, मैं गांव कैसे जाऊं, किस मुंह से जाऊं? मैंने तो सबके सामने कहा रिया मुझे शहर बुलाएगी, मेरे लिए नौकरी दिलवाएगी, मैं शहर की रोटी खाऊंगा। सबके लिए मजाक बन गया भैया मैं। अरे पगले, सुबह का भूला अगर शाम को घर लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते। वहां कोई तुझसे सवाल नहीं करेगा। हाँ भैया, अपना गांव बहुत अच्छा है। मुझे भाभी के हाथ की गांव की सब्जी की बहुत याद आ रही है। हाँ, गांव की रोटी और गांव की सब्जियों में ही असली स्वाद है। वही असली जिंदगी है भाई। तू चल मेरे साथ। राजेश आंसू पोंछता है और दोनों भाई चुपचाप स्टेशन की ओर चल पड़ते हैं। कभी गांव को तुच्छ समझने वाला राजेश अब जान गया था कि असली खुशी शहर की रोटी में नहीं, बल्कि गांव की सब्जियों और अपनों के प्यार में है। 100 रुपए की 1 घंटे की रसोई। भाभी देखो, आपको माँ जी की कसम है, मना मत करना। क्या चाहिए तुम्हें? सीधा सीधा बोलो ना। और माँ जी मुझे कब से इतनी प्यारी होने लगी कि तुम मुझे माँ जी की कसम दोगी और मैं घबरा जाऊंगी। अच्छा तो चलो ससुर जी की कसम। अच्छा ससुर जी को छोड़ो, आपको नंद रानी की कसम, आप मुझे इनकार नहीं करेंगी। अरे तेरा दिमाग तो ठिकाने पर है ना, सीधे बोलना क्या चाहिए तुझे, क्यों टाइम खराब कर रही है मेरा। अब आपको तो पता ही है ना भाभी कि आपकी मॉड्यूलर किचन के सामने मेरी वो 3 दीवारों की किचन किसी लायक नहीं है। आपको पता है ना, मेरा हमेशा से सपना था कि मैं भी एक सुंदर से मॉड्यूलर किचन में खड़े होकर चिमनी ऑन करके खाना बनाऊं। और तो और मेरे पापा जब यहाँ सुमित जी का रिश्ता देखने आए थे ना, तो सुमित जी की शक्ल नहीं, माँ जी का ये मॉड्यूलर किचन देखकर मेरा रिश्ता पक्का करके गए थे। लेकिन बेचारे मेरे पापा मेरी किस्मत से तो नहीं लड़ सकते ना। उनको क्या पता था इस मॉड्यूलर किचन पर मेरा नहीं, इस घर की बड़ी बहू यानी कि आपका कब्जा हो जाएगा और मेरे हिस्से में आएगा वो टूटा फूटा स्टोर रूम, जिसके अंदर पुराना गैस चूल्हा रखकर माँ जी ने रसोई का नाम लेकर मुझे पकड़ा दिया है।
अरे तो सीधे सीधे बोलना, यहाँ पर किस काम से आई है या अपनी दुख भरी दास्तानी सुनाती रहेगी? भाभी रुकिए ना, मुद्दे पर आ ही रही हूँ मैं। कोई आदमी अपना दुख रो रहा हो तो उसे बीच में नहीं टोकना चाहिए, दिल दुख जाता है। अब मैं ये कह रही थी कि आपका क्या बिगड़ जाएगा अगर मैं भी आपके इस मॉड्यूलर किचन में खड़े होकर खाना बना लूंगी तो? आई बड़ी मेरा मॉड्यूलर किचन में खड़े होकर खाना बनाने वाली। अरे शौक है मॉड्यूलर किचन का तो जा देवर जी से कह के बनवा लेना अपना। वरना सासू माँ तो बड़े चौड़े में होकर कह रही थी बंटवारे के समय कि उन्हें इस किचन की जरूरत ही नहीं है, वो तो अपनी छोटी बहू के साथ स्टोर रूम में भी गुजारा कर लेंगी। अब क्या हुआ, सारी हेकड़ी निकल गई क्या सास बहू की? अरे भाभी जाने दीजिए ना माँ जी को। माँ जी तो चाहती हैं कि हम देवरानी जेठानी में फूट पड़ी रहे। और वैसे भी आज तक कोई सास ऐसी हुई है जिसे अपनी बहुएं साथ में रहती अच्छी लगती हो? मुझे तो कभी कभी इस बात पर भी शक होता है कि हम दोनों के बीच में इस कलेश का बीज माँ जी ने तो नहीं बो दिया। तू ना बातें गोल गोल घुमा के करती है, सीधी सीधी मुद्दे पर क्यों नहीं आती? अरे भाभी बता तो दिया आपको मुद्दे की बात। मुद्दे की बात बस यही है कि मैं आपके मॉड्यूलर किचन को यूज करना चाहती हूँ। आपकी जो भी नाराजगी है ना अम्मा जी के साथ है, तो आप माँ जी को मत घुसने दो ना अपने किचन में। लेकिन मैं तो आपकी छोटी बहन की तरह हूँ ना, मेरे साथ अन्याय क्यों कर रहे हैं आप? अरे उस घटिया से किचन में पराठे बना दो तो पूरी रसोई धुएं का गोला बन जाती है। कभी कभी तो मुझे लगता है ये धुआं मेरे फेफड़ों में जाएगा और उसी वक्त मेरी तय बोल जाएगी। अरे अगर मेरी किचन में तू खाना बनाएगी तो मैं खाना बनाने के लिए क्या बाहर आंगन में चूल्हा लगाऊंगी? ऐसा किसने कहा आपसे? और मैं आपका किचन कोई मुफ्त में थोड़ी मांग रही हूँ। अरे ठीक है ना, आप मुझसे किराया ले लो। रसोई का किराया? अब ये क्या भला है? अरे भाभी आपको पता नहीं है क्या, आजकल तो ये नया कॉन्सेप्ट आया है। अब जैसे अपने घर में किसी पेइंग गेस्ट को खिलाने के लोग पैसे लेते हैं ना, वैसे ही आप मुझसे रसोई इस्तेमाल करने के पैसे ले लिया करो। वैसे तो ये उर्मिला एक नंबर की डफर है, लेकिन आज उसने बात थोड़ी समझदारी की है। क्या बुराई है? वैसे भी महीने में 15 दिन तो बाहर से मंगाकर मैं खाना खाती हूँ और बाकी के बचे 15 दिनों में एक टाइम बनाकर 2 टाइम काम चला लेती हूँ। बाकी टाइम तो मेरा किचन खाली पड़ा रहता है। ये किचन में खाना बनाएगी, इसी बहाने मुझे भी जेब खर्च के लिए कुछ पैसे मिलते रहेंगे। हाँ ही बोल देती हूँ। अच्छा चल ठीक है, अब तो इतनी रिक्वेस्ट कर रही है ना तो अब मैं तेरी बात मानने को तैयार हूँ, लेकिन कान खोल के सुन ले, 500 रुपए घंटे का चार्ज लगेगा तेरे पे। पड़ता है तो ठीक, वरना तू अपने रास्ते में अपने रास्ते। क्या भाभी अब बच्चे की जान ही लेंगी क्या आप? आपको पता नहीं है आपके देवर्षरी कितना कमाते हैं? 500 रुपए एक घंटे का आप मुझसे लोगी, इस हिसाब से तो पूरे महीने की तनख्वाह मुझे आपको ही देनी पड़ जाएगी। देखो घर की बात है, 100 रुपए में सेटल कर लेते हैं ना। देवरानी की बात सुनकर जेठानी मुंह टेढ़ा करके देवरानी को घूरने लगी। अच्छा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं अपने ही किचन में खाना बना लूंगी। आपको आपका मॉड्यूलर किचन मुबारक। अच्छा चल ठीक है, 100 घंटे पर बात तय हुई। अब से तू जितने भी घंटे खाना बनाएगी उसका 100 रुपए घंटे के हिसाब से मुझे किराया देगी। मंजूर है ना? हाँ हाँ भाभी बिल्कुल मंजूर है। ये जो अभी अभी चटपटी नोकझोंक आपने देखी, ये सरला जी की बहू की राम मिलाई जोड़ी है। जितनी तीखी सास सरला थी ना, दोनों बहू उतनी ही चटपटी आई हैं। अब एक ही परिवार में इतना तीखा चटपटा एक साथ रहेगा तो स्वाद बिगड़ना तो लाजमी है ना। 3 साल पहले। माँ जी आजकल मॉड्यूलर किचन का जमाना है, आपने देखा है ना, अब किचन में एग्जॉस्ट फैन कोई नहीं लगाता और ये खुले में बर्तन रखने का भी रिवाज नहीं रहा। आजकल तो सब लोग लकड़ी की अलमारियां, चिमनी और बर्तन रखने की रैक भी लकड़ी की कबर्ड के अंदर बनवाते हैं। ऐसा करने से किचन एकदम साफ सुथरा नजर आता है और खूबसूरत भी लगता है। और फिर माँ जी आप तो जानती है ना, हम औरतों की तो आधी जिंदगी किचन में ही बीत जाती है। अब अगर हम औरतें एक अच्छे किचन की डिमांड कर भी रही हैं तो उसमें बुराई क्या है? हाँ बेटा, वैसे बात तो तेरी सही है, जमाने के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना भी तो चाहिए ना। और ये रसोई कोई 20 साल पहले तुम्हारे ससुर जी ने बनवा के दी थी, उस समय के हिसाब से ठीक थी, लेकिन अब आजकल तो नई नई चीजें बाजार में आ गई हैं, परिवर्तन करना ही चाहिए। लेकिन बेटा समस्या ये है कि तुम्हारे ससुर जी को तो जितनी सेविंग थी ना, वो सब तो मैंने तुम दोनों की शादी में खर्च कर दी। अब मुश्किल से ही कुछ पैसे बचे होंगे उनके अकाउंट में। इतने पैसों में ये मॉड्यूलर किचन तो बनने से रहा, इसलिए चाह कर भी मैं तेरे लिए नई रसोई बनवा के नहीं दे सकती। देखिए माँ जी,
6 महीने हो गए हमारी शादी को, और फिर 2 साल में देवर जी की शादी होगी। आपकी छोटी बहू भी घर में आएगी। मैं तो फिर भी किसी तरह गुजारा कर ही लूंगी, लेकिन ये जो आजकल की हाई फाई लड़कियां आ रही है ना, वो ऐसे पुराने जमाने की रसोई से गुजारा नहीं करने वाली। बल्कि मुझे तो इस बात पर भी शक है कि हमारे घर की रसोई देखकर तो लड़की वाले भाग खड़े होंगे। कौन अपनी बेटी का रिश्ता देगा ऐसे बेरंग से किचन को देख के? क्या बात कर रही है बहू, हमें तो आज तक यही लगता था कि रिश्ते लड़के को देखकर पक्के किए जाते हैं। तू तो मुझे नई बात बता रही है। माँ जी, गलत फहमी है ये आपकी। अब वो जमाने गए जब लड़कियां लड़कों की शक्ल और उनकी कमाई देखकर रिश्ते करती थी। अरे मॉडर्न जमाना है। आजकल की लड़कियां तो शादी से पहले ही अपने माँ बाप को सिखा कर भेजती हैं कि ससुराल की बारीक से बारीक चीज का मुआयना करके आए। बेडरूम, किचन, हॉल सब एकदम लेटेस्ट जमाने का होना चाहिए। और फिर माँ जी, उसमें कुछ गलत भी तो नहीं है ना? बहू की बात सुनकर अब तो सास के माथे पर पसीना आ जाता है। तू ऐसा करना बेटा, अपने पति से कह के कुछ रुपयों का इंतजाम करवा ले, और फिर उन्हीं पैसों से रसोई बनवा दूंगी मैं। वैसे भी मैंने तो रसोई से संन्यास ले लिया है। अब रसोई अच्छी हो या खराब, मुझे उससे कहाँ ज्यादा फर्क पड़ता है। अब तेरी बाकी की जिंदगी रसोई में बीतने वाली है, इसलिए तू सोच ले। बड़ी बहू का गुजारा उस पुरानी रसोई में हो नहीं पा रहा था, इसलिए वो अपने पति नवीन से कहकर पुरानी रसोई को मॉड्यूलर किचन में बदलवाने के लिए मना ही लेती है। नई रसोई तैयार करवाने में पूरे 3 लाख का खर्च आया था, जिसमें से 1 लाख रुपए सरला ने दिए थे और बाकी के 2 लाख बड़े बेटे नवीन ने। मॉड्यूलर किचन बन जाने के बाद बड़ी बहू बहुत खुश थी, लेकिन किचन चाहे जितना भी लेटेस्ट बनवा लो, खाना बनाने के लिए मेहनत तो करनी पड़ती है। और बड़ी बहू थी एक नंबर की कामचोर, इसलिए अब उसे पति के अलावा घर के बाकी सदस्यों के लिए खाना बनाने में आफत आने लगी। पता नहीं क्या तमाशा है, इतना बड़ा परिवार है, पूरा दिन सबके लिए खाना ही बनाते रहो। बस एक बार देवर जी की शादी हो जाए, उसके बाद तो मैं अपनी रसोई अलग करने वाली हूँ। मैं सारी जिंदगी पूरे कुनबे के लिए खाना नहीं बना के खिला सकती। बड़ी बहू अलग होना चाहती थी, इसलिए देवर की शादी कुछ दिन पहले से ही उसने घर में लड़ाई झगड़े का माहौल बना लिया। क्या कहा माँ जी, आज फिर आपको मेरे हाथ की बनाई हुई दाल में नमक ज्यादा लग रहा है? अरे मैं सब समझती हूँ, आपके छोटे बेटे की शादी क्या पक्की हो गई है? मेरे हाथ के बने खाने से तकलीफ होने लगी है आपको? अरे सीधे सीधे क्यों नहीं कह देती आप? मन भर गया है आपका मुझसे। अब तो आप अपनी छोटी बहू के साथ लाड़ लड़ाएंगी ना? हूँ ही मैं कौन आपकी? क्या बात का बतंगड़ बना रही हो? मैंने कब कहा मुझे तुम्हारे हाथ के खाने में कोई परेशानी है? अरे जब से खाना लगाया है तू ही 10 बार पूछ के गई, माँ जी खाना कैसा है, माँ जी खाना कैसा है। अब जब मैंने कह दिया कि जरा सा नमक तेज लग रहा है तो राशन पानी लेके चढ़ गई मेरे ऊपर। देखा देखा आप लोगों ने कैसे माँ जी मुझ पर इल्जाम लगा रही हैं। अरे अब मैं क्या लड़ाकू हूँ? देख लिया नवीन तुमने, तुम्हारी माँ भी से मुझसे कैसे शब्दों में बातें कर रही है। अभी तो छोटी बहू ने घर में पैर भी नहीं रखा। जिस दिन वो आ जाएगी ना, उस दिन 2 पैसे की इज्जत नहीं बचेगी मेरी इस घर में, बता रही हूँ आपको। क्यों रुला रही हो बेचारी को? कितने मन से सबके लिए खाना बनाया उसने, और अगर पूछ भी लिया कि कैसा खाना बनाए तो क्या तुम उसका मन रखने के लिए कह नहीं सकती थी कि हाँ अच्छा बनाए? अरे भाई, तो मैंने ऐसा कौन सा डंडा मार दिया तेरी बीवी को कि ये नाटक कर रही है और तू उसके नाटक में भी आ रहा है? देखा देखा आपने, माँ जी फिर से मुझे नाटकबाज कह रही हैं। मैं बता रही हूँ नवीन जी, बस परिवार के मान सम्मान के लिए एक चूल्हे में खाना बना रही हूँ मैं। जिस दिन देवर जी की शादी हो जाएगी ना, उसी दिन से अपना चूल्हा अलग कर लूंगी मैं। और आपको भी मेरी कसम है, जो आपने मुझे रोकने की कोशिश की तो मेरा ना मरा मुंह देखेंगे आप। अच्छा माँ, यही चाहती थी ना तुम? हो गया ना बस, अब घर में कलेश हो गया ना। अब तो कलेजे को ठंडक पड़ गई होगी आपके। किसी के किए हुए एफर्ट की कोई कदर ही नहीं है इस घर में। किसी को नहीं दिखता कि बेचारी कितना सोचती है आप लोगों के बारे में। और माँ, आपको तो बस सास ही बनना है, कभी बेटी की नजर से तो देख नहीं सकती बहू को। ये हुई ना बात, बड़ी आसानी से नवीन जी को अपनी बातों के जाल में फंसा लिया मैंने। बस मेरा रास्ता तो क्लियर है, 1-2 बार ऐसे ही नाटक करना है मुझे, और उसके बाद मेरे तो रसोई अलग करने के फैसले पर मुहर लग जाएगी। फिर उसके बाद वो ईशा आकर झेलती रहे सासू माँ और ससुर जी और नंदरानी के नखरों को। मैं तो अपनी बाकी की जिंदगी सुकून से बिताऊंगी। पूरा दिन कभी चाय, कभी नाश्ता, कभी खाना, कभी डिनर। नाक में दम करके रखा इन लोगों ने।
बड़ी बहू बस देवर की शादी का इंतजार कर रही थी और जैसे ही देवर अमित की पत्नी ईशा ने घर में कदम रखा, उसके 2 दिन बाद ही बड़ी बहू मकान के बंटवारे का मुद्दा लेकर बैठ गई। माँ जी, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, देवर जी की शादी के बाद मुझे अपनी अलग रसोई चाहिए, इसलिए अब से ये रसोई मेरी, आप लोग अपनी नई रसोई का इंतजाम करवा लीजिए। बड़ी आई रसोई हड़पने वाली, अरे किसने कह दिया? और वैसे भी इस घर में बंटवारा होगा नहीं होगा, और अगर होगा भी तो कैसे होगा, ये देखने के लिए अभी मैं बैठी हूँ, इसलिए तुझे ज्यादा चालाक बनने की जरूरत नहीं है। मैं जानती थी माँ जी आप यही कहने वाली हैं। अरे सीधा साधा बनने का सिर्फ नाटक करती हैं, अंदर से तो तीखी मिर्ची हैं आप। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इस रसोई को बनवाने के लिए 3 लाख रुपए मेरे पति ने दिए थे। इस नाते ये रसोई हुई मेरी। और वैसे भी इतना बड़ा स्टोर रूम बनवा के रखा है आपने, उसी को किचन बनवा लीजिए ना। और वैसे भी रखती क्या है स्टोर रूम में आप, खाली ही तो पड़ा रहता है। घर में पड़ रहे क्लेश को देखकर ससुर जी बड़ी बहू को मॉड्यूलर किचन दे देते हैं और छोटी बहू के हिस्से में आता है वो किचन जो कुछ दिन पहले तक स्टोर रूम हुआ करता था। शादी के कुछ दिन बाद, माँ जी ऐसा बेमेल बंटवारा मैंने आज तक नहीं देखा। जिठानी जी को तो आपने मॉड्यूलर किचन दे दिया और मुझे ये अंधेरा कोना पकड़ा दिया। और ऐसी क्या दुश्मनी थी आपकी मेरे साथ? न इसमें कोई खिड़की है, न रोशनदान, न धुआं बाहर निकालने की जगह है। अरे किचन ऐसा होता है क्या? छोटी बहू, मुझे क्या पता था इस दुष्ट के रंग ढंग ही बदल जाएंगे। बेटा मुझे पता है कि तेरे साथ अन्याय हुआ है, लेकिन मैं करूं भी क्या, मजबूर हूँ। इस घर की सुख शांति बनाए रखने के लिए मैंने बड़ी बहू को उसका किचन दे दिया। और वैसे भी उसे बनवाने में ज्यादा पैसा तो उसी ने लगाया था ना। फिर बिना बात को रबड़ की तरह खींचने से क्या फायदा? ये क्या बात होती है माँ जी? भाभी ने सिर्फ किचन बनवाया तो आपने वो किचन उन्हें सौंप दिया। इस हिसाब से तो पूरा घर आपने बनवाया है, तो आपको उन्हें घर से बाहर निकाल देना चाहिए। लेकिन आप तो ऐसा नहीं कर रही ना। बेटा मुझ में और उसमें यही तो फर्क है, हर आदमी एक जैसा नहीं हो सकता। हाँ, लेकिन मैं ये मानती हूँ कि मैं तेरी गुनहगार हूँ। तू चिंता मत कर, कुछ दिनों बाद कोशिश करके स्टोर की कंडीशन सुधरवाने की कोशिश करूंगी। माँ जी, आपको इस स्टोर को सुधारने की जरूरत नहीं है, अपनी बड़ी बहू को सुधारने की जरूरत है, और उन्हें सुधारने का काम मैं करूंगी। आप चिंता मत करिए। भाभी को चालाकी दिखाने का बहुत शौक है ना। अब मैं बताती हूँ उन्हें चालाकी चीज क्या होती है। इसके बाद छोटी बहू बड़ी बहू के पास जाती है और घंटे के हिसाब से उसकी रसोई इस्तेमाल करने की परमिशन ले लेती है। बड़ी बहू लालची तो थी ही, और जैसे ही उसे पता चला कि छोटी बहू 100 रुपए घंटे के हिसाब से किराया देने को तैयार है, तो खुशी खुशी अपनी रसोई छोटी बहू को सौंप दी। छोटी बहू जैसे ही रसोई में जाती है, ढेर सारे मसाले लेकर बारी बारी से कभी हल्दी, कभी धनिया, तो कभी लाल मिर्च पीसना शुरू कर देती है। आधे घंटे से ज्यादा समय हो गया था और छोटी बहू लगातार मिक्सर में कुछ न कुछ पीस ही रही थी। अरे छोटी, क्या कर रही है तू? लगातार पिछले 40 मिनट से मिक्सर ऑन करके छोड़ा हुआ है तूने, ऐसे तो ये खराब हो जाएगा। भाभी, अब आप बीच में ना बोले तो बेहतर ही होगा। अरे किराया दे रही हूँ आपको, अब मैं कोई भी सामान इस्तेमाल करूँ आप बीच में नहीं बोल सकती। याद है ना, 1 महीने के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया मैंने आपसे। छोटी बहू की बात सुनकर बड़ी बहू मुंह बनाकर वहाँ से चली गई, और इधर छोटी बहू ने माइक्रोवेव, मिक्सर, गैस, चिमनी सब कुछ एक साथ ऑन कर दिया था, जिससे बिजली का बिल तो बढ़ ही रहा था। किचन के इलेक्ट्रॉनिक सामान भी गर्म होकर बिगड़ने की हालत में आ गए थे। 1 हफ्ते बाद, अरे छोटी, भाड़ में गया तेरा कॉन्ट्रैक्ट। इस कॉन्ट्रैक्ट के चक्कर में बिकवा देगी तू तो मुझे। जैसे गैस का सिलेंडर पूरे 1 महीने चलता था ना मेरा, 7 दिन पूरे नहीं हो पाए, पूरा सिलेंडर खाली हो गया। मिक्सर, जूसर हमेशा के लिए खराब हो गए, ब्लेंडर के ब्लेड खराब हो गए, और ये मेरा माइक्रोवेव ओवन, इसकी क्या दुर्गति कर दी तूने। अरे क्या जला दिया इसके अंदर, जो रगड़ रगड़ के साफ करने के बाद भी निकलने का नाम नहीं ले रहा। मुझे तुझे अपनी रसोई किराए पे नहीं देनी, तू जाकर अपने उस स्टोर रूम में खाना बना। नहीं चाहिए तेरे 100 रुपए। अरे भाभी, ऐसे कैसे आपको 100 रुपए नहीं चाहिए? अगर आपने रसोई मेरे साथ शेयर करने से इनकार किया ना, तो कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक आपकी इस रसोई पर मेरा कब्जा हो जाएगा। अब आप सोच लो, या तो ये रसोई मुझे भी इस्तेमाल करने दो, वरना हमेशा के लिए रसोई मेरी। हाँ, तू ही ले ले ये रसोई। वैसे भी रसोई में इस्तेमाल करने लायक कुछ बचा भी नहीं है। हर 5 दिन में अगर रसोई गैस का सिलेंडर खत्म होगा तो मैं अपना महीने का बजट कैसे चलाऊंगी?
और ये ब्लेंडर, मिक्सर, जूसर, माइक्रोवेव, ये सब जो तूने खराब कर दिया, इन सब को ठीक कराने का बजट भी नहीं है मेरे पास। और अगर तुम्हारे भैया को पता चला ना तो वो तो जान ही ले लेंगे मेरी। अरे तुझे छोटी बहन समझकर तेरी मदद करनी चाहिए थी मैंने, और तूने ये क्या किया मेरे साथ। अरे जाइए भाभी, आप और मुझे छोटी बहन समझेंगी। माँ समान सासू माँ को ठगकर रसोई हड़पते हुए ये ख्याल नहीं आया था कि आप गलत कर रही हैं। माँ जी, आज चूल्हे की रोटियां खाएंगे। मैं सोच रही हूँ आज रसोई में मिट्टी का चूल्हा रखकर खाना बनाती हूँ। मिट्टी के चूल्हे के खाने का स्वाद ही अलग होता है। अरे मेरी माँ, पूरी रसोई में लकड़ी का काम करा रखा है मैंने। फर्श से लेकर कबर्ड, कैबिनेट सब लकड़ी के हैं। तो यहाँ पर रखकर चूल्हा जलाएगी तो मेरी रसोई में आग नहीं लग जाएगी क्या? अरे तू कौन से जन्म का बदला निकाल रही है मुझसे? मैं कहती हूँ जो तुझे चाहिए ले ले, लेकिन मेरी जान छोड़ दे। मुझे कुछ नहीं चाहिए भाभी, मैं बस ये चाहती हूँ कि जो धोखेबाजी करके सासू माँ से आपने उनकी रसोई छीनी है ना, वो रसोई वापस से साझे में हो जाए। हम दोनों बहू मिलजुल कर प्यार से पूरे घर के लिए एक ही रसोई में खाना बनाएं, और फिर आप कभी भी लड़ाई झगड़ा और अलग होने की बात ना करो। बस इससे ज्यादा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अरे हाँ बाबा, मुझे सब मंजूर है, लेकिन ये बताओ कि जो तुमने नुकसान किया है इसकी भरपाई कौन करेगा? मेरे पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं है। आप चिंता मत करो, जब रसोई साझे की है तो इसके नुकसान की भरपाई भी जॉइंट अकाउंट से होगी। छोटी बहू की सूझबूझ और चालाकी के कारण घर का चूल्हा एक बार फिर से साझा हो जाता है और दोनों बहू मिलकर एक ही रसोई में खाना बनाने लगते हैं।